अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। अहम वीडियो में मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद आपका आपके स्क्रीन पर है। आबो दाना क्या होगा? आब का मतलब पानी, और दाना का मतलब खाना। जी, तो ए में है दाना पानी, बी में है अन्न जल, और सी में है जल जल वत्रन, और डी में है अन्नपूर्णा। जी, आबो दाना क्या होगा दोस्तों? आबो दाना, देखिए, आब माने पानी और दाना माने खाना, तो आब और इसका होगा अन्न जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकलाब, इनकलाब का हिंदी आपको बताना है। युगांतर, युग पुरुष, और क्रांति, और दोस्तों है कर्मोत्तर। देखिए, इनकलाब का मतलब होता है बदलाव, है ना, उसी को कहते हैं क्रांति। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दस्तयाब का क्या होगा हिंदी? उपलब्ध, सुलभ, दुर्लभ, इनमें से कोई नहीं। नहीं कहते ये चीज हमारे यहाँ दस्तयाब है, यानी ये चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो दस्तयाब का क्या होगा? उपलब्ध होगा ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुबालगा का क्या होगा हिंदी भाई? कहा जा रहा है इसका है अतिसार, अतिशयोक्ति, उसके बाद है अत्यावश्यक, और यह है अतिरिक्त। देखिए, हमको पूछा गया है मुबालगा, तो दोस्तों मुबालगा जो है, अगर आप ये कहते हैं अत्यावश्यक, तो इसका तो होता है जरूरत। इसका क्या होता है? जरूरत, ये नहीं होगा। अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपका मुबालगा का है अतिशयोक्ति, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। वही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पानु जी, पानियोलिपि, पानियोलिपि, जैसे पांडुलिपि भी आपने सुना होगा ना, मंजूमा, और ये है आपका ये मखतूता, मरबूता, मसऊला। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको कल जो मैं कराया था लग रहा था बन जाएगा। आज के क्वेश्चन अगर आप सोच लीजिए कि एग्जाम कहीं पर आप तन्हाई में बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं, यहां तो चूंकि आपके पहले कोई ए बी सी दे देता है तो आप अंदाजा लगा लेते हो, थोड़ा सा हिंट से मिल जाता है, कोई नहीं हो आगे पीछे, एकदम बिल्कुल शांति का माहौल हो, तो वैसे स्थिति में आप क्या करिएगा, है ना? तो यही दोस्तों एग्जाम है। चलिए, ये पानियोलिपि का मतलब होता है मखतूता। मखतूता का मतलब हुआ वो चीज जो लिखा हुआ हो, जैसे पांडुलिपि आपने सुना होगा ना, जो लिखा हुआ रहता है। जे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छंद शास्त्र, इल्मे काफिया, इल्मे उरूज, इल्मे बदी और इल्मे बयान, छंद शास्त्र का क्या होगा? छंद शास्त्र, देखिए छंद शास्त्र का होगा दोस्तों, क्या कहते हैं, इल्मे उरूज होगा। क्या होगा? इल्मे उरूज। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपमानित का क्या होगा हिंदी उर्दू? बेइज्जत, बेगैरत, बेशरम और बेहुदा। नहीं कहते हैं उसने मुझे बुलाकर अपमानित किया, यानी मेरी बेइज्जती की, तो अपमानित का क्या होगा? बेइज्जत होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजय, विजय का क्या होगा भाई? शिकस्त होगा, शिकवा होगा, फतह होगा और समझौता होगा। दोस्तों एक है विजय, दूसरा है पराजय। पराजय जो हार गया, जिसको शिकस्त कहते हैं। विजय जो जीत गया, जिसे फतह कहते हैं, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला विजय का क्या होगा हिंदी दोस्तों? ये उर्दू फतह। अगला क्वेश्चन, शेष का क्या होगा? बाकर, जमा, बाकी और जर्ब। शेष का क्या होगा? शेष का मतलब कि हमारे पास इतना पैसा जो है शेष है, यानी बचा हुआ है, यानी कि बाकी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुनाव का क्या होगा भाई? चुनाव, एहतिसाब, इंतखाब, एतनाब और एतमाद। नहीं बोलते हैं
कि इंतखाब होने वाला है ना। तो चुनाव का दोस्तों क्या होता है उर्दू, इंतखाब। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पूर्ण विराम, ये रुमुज़े औकाफ से पूछा गया है। पूर्ण विराम, जिसे दोस्तों हिंदी में आप इस तरह का खींचते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। इंग्लिश में ये होता है और उर्दू में इस तरह होता है, जिसको फुल स्टॉपेज कहते हैं। और उर्दू में उसको क्या कहेंगे, पूर्ण विराम को खत्मा कहेंगे, कौमा ये छोटी काफ से लिखा हुआ, या गरफा कहेंगे, या कॉलन कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण विराम है उसे कहते हैं खत्मा। उर्दू के अंदर ऐसे होता है, हिंदी में ये वाला होता है और इंग्लिश में ये वाला होता नहीं। इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम और उर्दू में खत्मा कहेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, खाना पानी में क्या होगा। एक है खाना, दूसरा है पानी। खुर्दोनोश, खुर्दनी, नोशीदन और खुशबाश। देखिए खुर्दोनोश, ये खाना पानी का असल में होगा खुर्दोनोश, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम का क्या होगा दोस्तों उर्दू, आखिरी होगा, इब्तिदाई होगा, आखिरकार होगा और अंजाम होगा। अंतिम का उर्दू क्या होगा, अंतिम का उर्दू, ये अंतिम का उर्दू क्या होगा, चलिए बताइए। अंतिम का उर्दू होगा आखिरी। क्या होगा दोस्तों, आखिरी नहीं बोलते हैं, ये हमारा क्या है, आखिरी क्वेश्चन है या अंतिम क्वेश्चन है या अंतिम प्रश्न है। अगला, अचानक का क्या होगा, यक लख्त, यक रंग, यकसर, यक नाम। दोस्तों यक अचानक का क्या होगा, अचानक, अचानक का उर्दू क्या होगा, अचानक। तो देखिए कुछ वर्ड तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत आसान है, बन जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपसे बनेगा नहीं। और याद रखिए किसी भी एग्जाम में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन सबसे नहीं बन पाता है। वही जो बना लेगा उसी की बाजी होती है जे। तो वहां पर आपके मेमोरी भी काम आते हैं। बहुत सारा ऐसा होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, बहुत सारा ऐसा होगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन आपने जो इस बेस पर क्वेश्चन हल किया था उसी बेस पर आपका बन जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अचानक का होगा यक लख्त, यक लख्त का मतलब यक बैग यानी अचानक। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, निर्माण। निर्माण का क्या होगा, तनवीर होगा, तदबीर होगा, ताखीर होगा या तामीर होगा। तो निर्माण तामीर होगा, बहुत आसान है ये। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना का क्या होगा भाई उर्दू, तरकीब, तमहीद, तफसील और तरतीब। नहीं कहते हैं कि प्रस्तावना, जब किसी चीज को आप बयान करते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले जिसे मुकद्दमा भी कहा जाता है, शुरू में उसके बारे में डिटेल होता है ना। संविधान का प्रस्तावना भी पढ़ते हैं हम, भारत के लोग, भारत को एक गणतंत्र है ना, पढ़ते हैं ना। तो दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रस्तावना, यानी इसको कहते हैं तमहीद। ऑप्शन नंबर बी वाला। और तमहीद कहां होता है, सबसे शुरू में होता है। ठीक है जी। उच्च वर्ग का क्या होगा, उच्च वर्ग, तबका अदना, तबका मुतवस्सित, तबका आला और तबका बेनाम। देखिए असल में यहां पर जो लिखा हुआ है ना उच्च वर्ग, तो दोस्तों ये ऐसे होना चाहिए कि देखिए उच्च वर्ग असल में होना चाहिए आला तबका होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये नहीं है एग्जाम इसमें, तो भाई जब ये नहीं है तो अपने मन से तो क्वेश्चन में आंसर नहीं ना घुसाइएगा, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन को नहीं ना बनाइएगा। आप अपने मेमोरी सेट कीजिएगा कि उच्च वर्ग का मतलब आला तबका, तो तबका आला लिखा हुआ है यहां पर, तो यही वाला आपका होगा जे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुति का क्या होगा, पेशगी, पेशरफ्त, पेशकश और पेशबंदी। प्रस्तुति का दोस्तों क्या होगा, ये प्रस्तुति का जो है ना, ये कहते नहीं है ये प्रस्तुति है, पेश खिदमत है, यानी कि पेशकश। जब किसी चीज को आप पेश करते हैं तो उसी को कहते हैं प्रस्तुति। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी थी, यानी आपने जो सुनाया है बहुत शानदार सुनाया है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों पेशरफ्त भी नहीं कहेंगे, पेशबंदी भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पेशकश कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलमग्र, जलमग्र क्या होगा, जी शराब है या जेरे आब है, शादाब है दोस्तों या बर्फाब है। तो देखिए जलमग्र जो है ये पानी के नीचे जो रहने वाला, यानी कि जेरे आब, जेर मतलब नीचे, आब मरे
पानी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब यहां से जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने क्वेश्चन कर लिया टोटल, कहते हैं कि उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू आपने किया। अब यहां से 10 क्वेश्चन उर्दू के, ये क्या कहते हैं, जीके के पूछे गए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जो जीके का क्वेश्चन होगा, ये दोस्तों उर्दू में भी टाइप क्या रहता है और ये हिंदी में भी टाइप क्या हुआ रहता है ना, दोनों में रहता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, हमने जो एनालिसिस किया है, जो जीके आया था 2019 में, इसमें दोस्तों जो जीए होता है यानी जो करंट अफेयर होता है, अभी की जो घटनाएं घटती है अभी हाल फिलहाल में, वो सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि 2024 में किसको किसको भारत रत्न दिया था, पद्मश्री किसे मिला है, पद्म भूषण किसे मिला है, सुनीता विलियम के बारे में क्या जानकारी है आपको, है ना। ये सारी चीजें जो है ये अभी करंट की घटना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है, तो उस समय जो भी चीज इसमें पूछा गया है उसी के करीब करीब में जो घटनाएं घटी है वो पूछी गई है। तो हम आपको अब 10 क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों किसका, जीके का, उसको हम दिखाते हैं। इसलिए सारे जहान के जीको को नहीं पढ़ना है जे, इसलिए दोस्तों इससे आपको एक अंदाजा लगेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी का मतलब सबसे ऊंचा जो मकाम है वो कौन सा है? पहला है एवरेस्ट, दूसरा है K2, तीसरा है क्या है, नंदा देवी, और चौथा है दोस्तों कंचनजंगा। तो सभी को पता है कि हिमालय का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो दोस्तों क्या है, एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इसके बारे में और भी डिटेल में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। एवरेस्ट चीन और नेपाल, यानी अपने हिंदुस्तान के उत्तर वाला हिस्सा में चीन और नेपाल की सरहद पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, और इसका शुमाली हिस्सा चीन, शुमाल का मतलब होता है उत्तर, यानी उत्तरी हिस्सा चीन की तरफ है। दरियाए जी अरवुन तिब्बत से निकलकर नेपाल में बहता है, और फिर क्या कहते हैं, दो दिगर दरियाओं के साथ मिलकर दरियाए कोसी बन जाता है, यानी यहीं से कोसी का पानी आता जो शुमाली इंडिया में दाखिल हो जाता है, और बिल आखिर दरियाए गंगा में मिलने के बाद इसके साथ ही खलीजे बंगाल में गिर जाता। खलीजे बंगाल, जिसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसमें इसका पानी चला जाता है। यही है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची जगह, यानी कि एवरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जी, अब अगर इस पर कोई चढ़ा है अभी तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अल्लाह जिलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर है? मांड, गजल, कव्वाली, और इनमें से कोई नहीं। अल्लाह जिलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया है, इसलिए कि उसी के करीब में इस शख्सियत को दोस्तों क्या मिला था, अवार्ड मिला था राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते हैं। अल्लाह जिलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर है? अब देखिए इसके बारे में दोस्तों एक टिकट भी है, देखिए यहां पर। अल्लाह जिलाई बाई 1 फरवरी 1902 ईस्वी को पैदा हुई, 3 नवंबर 1992 को इनकी वफात हुई। हिंदुस्तान के राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले लोक गिलोकार है। लोक गिलोकार यानी देखते हैं ना जो लोकगीत, जैसे अभी देखिएगा एक बिहार की रहने वाली थी जिनको दोस्तों छठ की जो छठी मैया वाली गीत है वो गाती थी, उसको लोक नायक कहते हैं। जैसे भी नेहा सिंह राठौर के बारे में भी बहुत चर्चित है ना, लोक गायक, यानी जो आम गीत वगैरह उठाती है उसको लोक गीत कहते हैं। तो वही यहां पे कहा गया कि अल्लाह जिलाई बाई 1 फरवरी 1902 ईस्वी को पैदा हुई, 3 नवंबर 1992 को इनकी वफात हुई। हिंदुस्तान के राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले लोक गिलोकार थी जी। बीकानेर में, बीकानेर भुजिया के लिए जाना जाता है, बीकानेर में गिलोकारों के एक खानदान में पैदा हुई। 10 साल की उम्र में वो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाती थी। उन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श खान से और बाद में अचन महाराज से गाने का सबक लिया। अपनी हैसियत और मकबूलियत के बावजूद वो मजबूत, संस्कारी और एक शाइस्ता फनकार थी। फोटो में दिख रहे होंगे, संस्कारी का मतलब ये नहीं कि मगरबी तहजीब को उन्होंने अपना लिया, जी नहीं, वो जिस कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर में ही रहती थी, यानी साड़ी वगैरह, इसमें तो जो आपको दिख रहा है जी।
उसके बाद वह मुंड है लिखा हुआ, मुंड वहां पर लिखा हुआ है मांड लिखा हुआ है जी, यही है वो मुंड। ठुमरी, ख्याल और ये है दादरा में माहिर थी, यानी ये चीज वो करती थी इसमें, जो कि मौसीकी का एक फन है। शायद इसका सबसे मशहूर जी टुकड़ा केसरिया बालाम है। आपने देखा होगा ना घाघरा डांस है ना पंजाब का, कौन कौन डांस है ये सब, तो वो दोस्तों किसमें थी, मुंड में। 1982 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें आर्ट्स के मैदान में पद्मश्री से नवाजा, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया जाता है, जो एक आला शहरी अवार्ड में से एक है। उन्हें 1988 में लोक म्यूजिक के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अब दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अल्लाह जिलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर हैं, तो दोस्तों मांड, उसमें मुंड है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, क्यूलादियो नेशनल पार्क किस शहर के पास वाक़ है? आगरा में है, फतेहपुर, शेख वाटी में है, सवाई माधोर में है, भरतपुर में है जी। क्यूलादियो नेशनल पार्क किस शहर में के पास वाक़ है? तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पार्क तो आप समझ रहे हो दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए क्यूलादियो नेशनल पार्क या क्यूलादियो घांगा नेशनल पार्क, जो पहले भरतपुर राजस्थान यानी भारत में भरतपुर बर्ड सिग्नेचरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा पक्षियां पाई जाती है ना, बर्ड सिग्नेचरी के नाम से इसे जाना जाता है। एक मशहूर बर्ड सिग्नेचरी है जो हजारों परिंदों का मस्कन है, मस्कन का मतलब रहने का जगह। खास तौर पर मौसम सरमा में, सरमा एक मौसम गर्मा, दूसरा मौसम सरमा यानी कि ठंडी के मौसम में, तो जो खास तौर पर मौसम सरमा में परिंदों की तादाद 350 से ज्यादा किस्में यहां रिहाइश पजीर होती हैं। यह एक बड़ा सयाहती मरकज भी है, सयाहती मरकज यानी कि घूमने का पर्यटन स्थल, जिसमें मुतअद्दद माहिरीन हैवानात यहां आबाई मौसम में आते हैं। इसे 1971 में एक महफूज पनागाह करार दिया गया है। यह एक आलमी सकाफती वर्षा मकाम भी है। यही दोस्तों है, तो ये कहां पर है, भरतपुर, ये कहां पर है, आपका राजस्थान में। तो अब आपको यही पूछा गया था कि क्यूलादियो नेशनल पार्क किस शहर के पास वाक़ है, तो भरतपुर में ना, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके जो थे ना जी, सांप हिलाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांचली किस इलाके की खवातीन का पहनावा है? जी लगता है कि ये जो क्वेश्चन सेट किए हैं, ये उस क्वेश्चन को सेट करते समय इनका ध्यान जो है ना ज्यादा उधर ही चला गया था जी। कांचली किस इलाके की खवातीन का पहनावा है? बिहार का है, राजस्थान का है, केरल का है, तेलंगाना का है। देखिए हर जगह अलग अलग चीजें पहनी जाती है। अब देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, जो लोग राजस्थान वगैरह जाते होंगे आप देखे होंगे कि वहां पर इनको ये सब सारी चीजें पहनाई जाती है। लोग घूंघट में रहती है, देखे होंगे ना, ऊपर से घूंघट रहता है, फिर डांड से होती है, और कपड़े में बहुत ज्यादा वर्क क्या होता है, ये असल में एक राजपुताना घराने की दोस्तों रानी लोग जो पहनती थी, तो उनका जो सोने चांदी का क्या कहते हैं धागा से बुना हुआ कढ़ाई काम किया हुआ रहता था, तो वो उनका एक वहां का एक अपना रोब दबदबा उससे कहलाता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, राजस्थानी पोशाक की उत्पत्ति राजपुताना के शाही युग से जुड़ी हुई है। राजपूत रानियां और कुलीन महिलाएं ये भारी कढ़ाई वाली पोशाकें पहनती थी। देख रहे हैं कितनी सारी कढ़ाई की हुए काम किया हुआ है, जिनमें अक्सर सोने और चांदी के धागे होते थे, जो उन्हें उनकी ये कुलीनता और भव्यता का प्रतीक बनाते थे। इस ये कालातीत पोशाक में 4 प्रमुख टुकड़े शामिल है, यानी जो लोग ये पोशाक पहनते थे इसमें 4 टाइप के टुकड़े होते थे। पहला है कांचली, क्या है, कांचली, दूसरा है कुर्ती, और तीसरा है घाघरा, और चौथा है ओढ़नी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये घाघरा ये नीचे वाले को कहते हैं ना घाघरा, और उसके बाद जो है आपका ओढ़नी यहाँ ऊपर वाला हो गया। उसके बाद आपका क्या है भाई, कुर्ती जो है ये बीच वाला हिस्सा का हो गया ना। ये कांचली जो इसके ऊपर में एक देखिएगा रखा हुआ है वो हो जाएगा।
तो ये कहां पर है भाई? तो ये आपका राजस्थानी पोशाक है। कहां का पोशाक है? राजस्थानी पोशाक है। तो यही क्वेश्चन हमसे यहां पे पूछा गया है कि कांचली किस इलाके की खवातीन का पहनावा है? तो राजस्थान। देख रहे हैं जीके में 2-3 क्वेश्चन आया है, सब राजस्थान से ही आया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रेमचंद की किस किताब को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम पच्चीसी, सोजे वतन, कर्म भूमि और गौदान। मुंशी प्रेमचंद का याद रखिएगा सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों, उसका नाम है सोजे वतन। क्या नाम है? सोजे वतन। और इसको जो है ना मुंशी प्रेमचंद ने 1908 में दोस्तों लिखा था, और पहली दफा जब ये शाये हुआ तो इसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और नजरे आतिश कर दिया। नजरे आतिश यानी जला दिया। तो प्रेमचंद की किस किताब को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? तो दोस्तों सोजे वतन को। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या है? ये तुक्षशिला, वाराणसी, प्रयागराज और पाटलिपुत्र। दोस्तों पटना शहर पाटलिपुत्र भी कहलाया है और अजीमाबाद भी उसका नाम है। तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, खला में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली खातूनों का नाम क्या है? जी क्रिस्टीना कोच, जी गृहवती अग्रवाल, जी एलिना जेम्स और मोसी क्लार्क। दोस्तों चूंकि ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय की ये घटना घटी थी कि खला यानी जिसको हम लोग कहते हैं स्पेस, आपने अभी सुना होगा ना कि अमेरिका की एक रहने वाली इंडियन मूल की रहने वाली थी, इंडिया की मतलब यहीं की वो पैदा हुई थी, राजस्थान से ही थी वो। और वो सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, जो 9 दिन के लिए गई थी, कितने दिन तक वहां रह गई, सुने है ना। तो इसी तरह दोस्तों खला में यानी कि स्पेस में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक कौन थी? तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। और दोस्तों कहा जा रहा है कि खला में 328 दिन तक गुजार कर तारीख रकम करने वाली खातून खलाबाज क्रिस्टीना कोच। कौन नाम था? क्रिस्टीना कोच था। कितने दिन तक थी ये? 328 दिन तक। यही है, देख लीजिए। खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन। दोस्तों बैनुल अक़वामी जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस, है ना, देखिएगा ISS कहते हैं इंटरनेशनल, है ना दोस्तों, इंटरनेशनल जी आपका ये ISS इंटरनेशनल दोस्तों स्पेस, है ना। तो ये जो आपका है इस पर 11 माह के कयाम के बाद जमीन पर वापस लौटी है। जिस समय लौटी थी तो 2019 में ही ये लौटी थी, इसीलिए चूंकि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहां की रहने वाली थी? तो अमेरिका की रहने वाली थी। क्या नाम था इनका? तो दोस्तों क्रिस्टीना कोच। कितने दिन तक थी? 328 दिन तक। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा कि खला में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली खातून का नाम क्या है? तो क्रिस्टीना कोच है। इतना तो तय है कि ये 10 क्वेश्चन जो आपको कराए ना ये आपको याद हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, अगला आपके स्क्रीन पर है, जर्मनी में कौन सी करेंसी राइज है? जी लीरा है, डॉलर है, यूरो है और टाका है। यानी जर्मनी के अंदर जो करेंसी चलता है, जैसे हमारे इंडिया में दोस्तों चलता है तो क्या है? रुपया है। लेकिन जर्मनी में क्या चलता है? तो वहां पे चलता है यूरो। क्या चलता है? यूरो। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आसाम के किस गुलकार पद्म भूषण का एजाज, आसाम के किस गुलकार को पद्म भूषण एजाज दिया गया? गुलकार यानी वो कौन से मौसीकी निगार थे या वो कौन से मौसीकीकार थे, यानी जो संगीत की दुनिया में माहिर, यानी आप जिसको कह सकते हैं वो कौन से सिंगर थे जिसको पद्म भूषण का एजाज मिला? अब भाई ये उस समय मिला था 2019 में, तो इस समय उस समय की बात पूछी थी। अभी आपको करंट में किसको किसको मिला है, जैसे 2024 में पूछ ले कि बिहार के कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको दोस्तों भारत रत्न अवार्ड मिला? तो कर्पूरी ठाकुर को, है ना जी, याद रखिएगा। तो ये चीज सब चीजें आपको याद रखना। आसाम के किस गुलकार पद्म भूषण एजाज से दिया गया? SD बर्मन, रुनला लीला जी, और यह भूपेन हजारिका और कोई नहीं। तो इसके बारे में भी दोस्तों आप थोड़ी सी बात जान लीजिए। अच्छा इनका फोटो नहीं दिया गया, अच्छा चलिए। भूपेन हजारिका को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1977 में पद्मश्री, 2012 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। देखिए 2019 में मिला था ना, तो इसीलिए 2019 के क्वेश्चन में ये डाल दिया गया है। अब इससे पता ये चलता है
कि जैसे अभी 2024 में आपने देखा होगा यूपी के अखिलेश यादव है ना, उनके साथ एक क्या कहते हैं, वो एक पार्टी के हैं, उनके साथ एक पार्टी के किसान नेता, किसान के बहुत बड़े ये हैं, उनके फादर को भी मिला है दोस्तों 2024 में ही। तो उनको जब मिला था वो अवार्ड, तो अगर किसी को नाम याद है तो बताइए जी। उनको जब वो अवार्ड मिला था तो वो क्या हुए कि जो अखिलेश यादव से उनकी गठबंधन थी तो उसको तोड़कर वो उसमें शामिल हो गए थे। भूपेंद्र हजारिका, अरे नहीं, इनको नहीं मिला था। समाजवादी पार्टी के अलावा एक और उसमें जुड़े हुए थे, एक और नेता हैं राकेश टिकैत, अरे राकेश टिकैत को नहीं मिला है भाई। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी के फादर को मिला है दोस्तों 2024 में यह अवार्ड। और अभी बताऊंगा मैं 2024 में किनको किनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। 2024 में किनको किनको जो है ना भारत रत्न अवार्ड मिला था, मैं आपको जयंत चौधरी, ठीक है, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 2024 में किनको किनको दोस्तों भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो इसमें एक नाम है कर्पूरी ठाकुर का। किनका नाम है दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर का। किनका नाम है? इनका ताल्लुक कहां से था? बिहार से। कहां से था? कर्पूरी ठाकुर का, ठीक है, एक नाम ये है। दूसरा नाम दोस्तों है चौधरी चरण सिंह का, याद रखिएगा, चौधरी चौधरी चरण सिंह, इनको मिला है एक अवार्ड। ये क्या बोलते हैं, ये सब मरणोपरांत मिला है। और तीसरा जो नाम है लाल कृष्ण एडवाणी को मिला है। ये कब मिला है? 2024 में लाल कृष्ण एडवाणी को मिला है, यानी कि दोस्तों एडवाणी को मिला है। और चौथा जो ये अवार्ड मिला है MS स्वामीनाथन को मिला है जी, MS स्वामीनाथन को मिला है, ठीक है ना। ये सब दोस्तों कब मिला है इनको? 2024 में। क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड, है ना। तो ये कर्पूरी ठाकुर से देखेंगे नीतीश कुमार वगैरह खूब तारीफ कर रहे थे, इसमें लालू यादव ने भी तारीफ किया था। और जब दोस्तों किनको चौधरी चरण सिंह को मिला, तो वो जो अभी आप एक नाम बताए थे वो नेताजी का, जयंत चौधरी, वो अखिलेश यादव से चले गए थे उधर। अब ये देखिए 2019 में दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड जो है अपने भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, मरने के बाद भी दिया जाता है। तो ये अवार्ड मिला था किनको? तो भूपेन हजारिका को। तो इसीलिए आपको देखिएगा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा कि आसाम के किस गुलकार को पद्म विभूषण एजाज दिया गया था? तो भूपेन हजारिका को ना, क्योंकि आसाम दे दिया ना, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है जी, ये आपका हो गया। अगला है, इनमें से किसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है? इनमें से किसका ताल्लुक जो है वो क्रिकेट से नहीं है? बल्लेबाजी, सर्विस लाइन, गेंदबाजी और स्टंप। देखिए गेंदबाजी भी दोस्तों कहां से होगा? क्रिकेट से ही होगा। स्टंप क्रिकेट से है, बल्लेबाजी उसी से है। और ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया, सर्विस लाइन का ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। आपके पीछे हम लोग अंत तक मेहनत करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, और आपके टेस्ट, होमवर्क, ये सारी चीजें दोस्तों करवाऊंगा। लेकिन आपको पहले, सबसे पहले क्लास ले लेना है, ठीक है। कुछ लोगों को ये बेचैनी है कि मेन से पेपर भी कराइएगा क्या? पहले भाई पीटी निकालिए, याद रखिए, पहले आप पीटी जब आपका निकलेगा तभी ना मेंस की तैयारी कीजिएगा। तो जब आपका पीटी निकलेगा ही नहीं तो मेंस की तैयारी कहां से कीजिएगा? टोटल पिछले बार लगभग 75,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 2019 में लगभग 75,000 के करीब लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। लेकिन इसमें से 5300 कुछ लोगों का, समथिंग लोगों का दोस्तों रिजल्ट हुआ। तो इसका मतलब ये बतलाता है कि हमें पहले पीटी के लिए मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।